बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम पीबी शैली की पोएम ओज़िमैंडियस डिस्कस करेंगे। इसका इंस्पिरेशन और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे और साथ ही इस पोएम के मैसेजेस क्या हैं, मॉरल लेसन क्या देना चाह रहा है इस पोएम के अंदर, उस पर भी बात होगी। और आखिर में इस पोएम का टेक्स्ट हम वो डिस्कस करेंगे और इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले फिगर्स ऑफ स्पीच वो भी हम पॉइंट आउट करेंगे और इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो चलते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले हम इसकी फॉर्म की बात कर रहे हैं। ओज़िमैंडियस इज अ सोनेट। ये सोनेट है। सोनेट क्या होती है? सोनेट इज अ 14 लाइंस बेस्ड पोएम होती है और इन 14 लाइंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है थीम के लिहाज से। फर्स्ट 8 लाइंस और फिर 6 लाइंस। एक थीम से वो दूसरे कंक्लूजन की तरफ शिफ्ट जब होता है तो हम उसको वोल्टा का नाम देते हैं। अब जानते हैं जो 8 लाइंस होती हैं हम उनको ऑक्टेव कहते हैं और जो 6 लाइंस होती हैं उनको हम सेस्टेट कहते होते हैं। सेस्टेट भी पढ़ते हैं इसको हम। अच्छा जी, अब ये थीम की बेस पर इनको हम शिफ्ट लेते हैं 8 to 6 लाइंस का। तो ये टोटल जो है 14 लाइंस होती हैं और 14 लाइन जो बेस्ड पोएम होगी वो हमारी सोनेट कहलाती होती है। एक लाइन हम पर्सी बिशे शेले के बारे में बात कर लेते हैं। ही वॉज वन ऑफ द मेजर इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स फ्रॉम 1792 टू 1822 तक इसकी एज बनती है पर्सी बिशे शेले की, यानी पीबी शेले की। आगे हम अगर इस पे बात करें तो दिस होल पोएम इज अबाउट अ ब्रोकन स्टैचू स्टैंडिंग इन अ डेजर्ट। एक ब्रोकन स्टैचू के बारे में है जो कि कहां खड़ा हुआ, जो कि सहरा में खड़ा हुआ है। और सर जी एक बात भी और भी ध्यान में रखिएगा, इस पोएम में जो स्टैचू की वर्ड पिक्चर दी गई है ये पोएट के अपने माइंड की क्रिएशन है, इसलिए हमने यहां पर लिखा हुआ है कि क्रिएशन ऑफ द पोएट्स ओन माइंड। ये जितनी भी पिक्चर आप देखेंगे, जो भी आप पोएम पढ़ेंगे, ये सारी की सारी पोएट के अपने माइंड की क्रिएशन। नेक्स्ट स्टेप पे हम बात कर लेते हैं इंस्पिरेशन एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। पीबी शैले किस चीज से इंस्पायर हुआ था और उसने ये पोएम लिखी थी? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है जिसकी वजह से ये सारे इसके थीम सामने आए, सारे आइडिया सामने आए? तो हम स्टार्ट में बात करेंगे। फ्रेगमेंट्स ऑफ द स्टैचू ऑफ रेमेसिस II वर फाउंड इन 1817 and were to be brought in the British Museum. There was thrill in England on the declaration of the acquirement of the statue in the newspaper. Fragments of the statue of Ramesses II. Ramesses जो कि एक इजिप्शियन फेरो था, एक इजिप्ट का बादशाह था, उसके मुजस्मे के कुछ टुकड़े मिले थे 1817 में मिस्र के अंदर, और वही जो मुजस्मे के टुकड़े थे वर टू बी ब्रॉड इन द ब्रिटिश म्यूजियम में लाया जाना था। देयर वॉज थ्रिल इन इंग्लैंड में एक एक्साइटमेंट थी जब इस बात का ऐलान हुआ और अखबार के अंदर ये खबर पहुंची तो इंग्लैंड में एक सनसनी सी दौड़ गई और हर एक बंदे की जुबान पे यही इसके जो फ्रेगमेंट्स थे उनका नाम था। तो इसी बात ने शैली को भी इंस्पायर किया और उसने ये पोएम लिखी। और बेटा ये जो ओज़िमैंडियस पोएम है, इस पोएम के नाम से, इस पोएम के टाइटल से आपको दो पोएम्स मिलेंगी। सेकंड जो इसका इंस्पिरेशन है ना, इसकी मोटिवेशन है, शैलीज फ्रेंड होरेस स्मिथ आल्सो रोट द पोएम विद द सेम टाइटल, फॉर्म एंड थीम। उसका एक दोस्त था, शैली का एक दोस्त होरेस स्मिथ ने पहले ओज़िमैंडियस के नाम से पहले उसने ये पोएम लिखी थी और उसके फ्रेंडली कंपटीशन में आके शैली ने भी ये पोएम लिखी जिसका नाम उसने ओज़िमैंडियस रखा और उसका आगे जाके मैं दोनों की आपको पिक्चर भी शो कर दूंगा। और बेटा तीसरा जो इसका इंस्पिरेशन है, ही वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय अ ग्रीक हिस्टोरियन। एक ग्रीक हिस्टोरियन था डियोडोरस सिकुलस, उसने एक बुक लिखी थी हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, जिसके अंदर और उस बुक के अंदर भी ओज़िमैंडियस का जिक्र है। उसमें भी ऐसा ही एक मुजस्मा दिखाया गया है, लेकिन मुजस्मे की शक्ल जो यहाँ दिखाई गई है और डियोडोरस का जो मुजस्मा था वो टोटली डिफरेंट है। इन तीनों चीज़ों से ये मुतासिर हुआ और मुतासिर होने के बाद उसने ये पोएम ओज़िमैंडियस लिख दी। फोर्थ जो इसका पॉइंट बनता है, इन इंग्लैंड 1818 ऑल थिंग्स इजिप्शियन, जो इजिप्शियन की जितनी भी चीजें थी वो इन फैशन, लोग उनको अडॉप्ट कर रहे थे, वो फैशन में थी। 1818 के इंग्लैंड में मिस्र की चीजों का फैशन था और ओज़िमैंडियस की पोएम को कंप्लीट कर लेने के चंद हफ्तों बाद ही शैली ने रिवर नाइल पर एक सोनेट लिखी। तो इसी बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो इजिप्शियन कल्चर था वो इंग्लैंड के अंदर, वो बरतानिया के अंदर कितना इन वोग था, कितना इन फैशन। हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है, ही लिव्ड इन अ पीरियड व्हेन ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज फियरफुल ऑफ रेवोल्यूशन। ये बड़ा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। He lived in a period when British government was fearful of revolution and took despotic measures against radicalism. शैली खुद एक ऐसे दौर में रह रहा था, कहने का मतलब ये है
शैली खुद एक ऐसी एज में रह रहा था जब बरतानवी हुकूमत और उस वक्त का जो बादशाह था वो इनकलाब से खौफजदा थे, और उन्होंने कुछ इक़दामात भी उठाए जो रेडिकलिज्म या इनकलाब के खिलाफ थे, या जिससे तब्दीली या इनकलाब को रोका जा सके। और अवाम की तरफ से बादशाही निज़ाम के खिलाफ प्रेशर इतना था कि हुकूमत की तरफ से बनाया गया कानून, जिसे हैबियस कॉर्पस कहा जाता है, वो भी ख़त्म कर दिया गया था 1817 में। अब ये हैबियस कॉर्पस क्या होता है? इसको हम हब्से बेजा कहते हैं। अवाम चाहती थी कि बादशाहत का खात्मा हो और डेमोक्रेसी हो, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इसको सुप्रेस किया गया, इस आइडिया को सुप्रेस किया गया जो बादशाह चाहते थे। कहते ये इनकलाब नहीं आना चाहिए, चेंज नहीं आनी चाहिए, ताकि उनका इक़्तिदार वहां पर बाकी रहे। और अपने इक़्तिदार को बाकी रखने के लिए उन्होंने अवाम पर जुल्म सितम उठाए, उन्होंने अवाम पर जो है जबर किए। और ये जो हैबियस कॉर्पस, जैसा कि मैंने इस लॉ की बात की है, ये उसकी एक ज़बरदस्त किस्म की एग्जाम्पल है। हैबियस कॉर्पस या हब्से बेजा, जैसे कि मैंने अभी बात की, एक ऐसा कानून है कि पुलिस या कानून नाफिज करने वाला कोई भी इदारा किसी शख्स को उठा ले तो बगैर किसी पर्चे के, बगैर किसी FIR के या किसी भी लीगल प्रोसेस के बगैर कैद कर दे, तो इसे कहते हैं हैबियस कॉर्पस या हब्से बेजा। यह कानून नाफिज किया हुआ था और कानून नाफिज करने वालों को इजाजत दे दी गई थी कि वो हर बंदा जो हुकूमत के खिलाफ बोलता है उसको कैद में ले लिया जाए। तो ये वो जुल्म का दौर था जिसके खिलाफ शैले ने ये पोएम लिखी। शैले खुद इस जुल्म से नफरत करता था। इसलिए हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है इंस्पिरेशन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का, वो हिज हेट्रेड ऑफ टिरनी एंड इंस्पिरेशन एंड ऑपरेशन है। जुल्म और सितम के खिलाफ उसकी अपनी नफरत है। मैंने अभी बात की कि शैले खुद इस जुल्म से नफरत करता था और इस नफरत को उसने अपनी राइटिंग्स में भी शामिल किया, ना सिर्फ ओज़िमैंडियस में बल्कि कुछ और जो इसकी पोएम्स है उसके अंदर भी इसका इजहार करता है। और हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है, द स्टैचू, द क्रिएशन ऑफ हिज ओन पावर ऑफ इमेजिनेशन। ओज़िमैंडियस मुकम्मल तौर पर, जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज किया, ओज़िमैंडियस मुकम्मल तौर पर शैली की तखय्युल की पैदावार है। हमने स्टार्ट में बात की थी कि 1817 में ओज़िमैंडियस का मुजस्मा मिला था और वो ब्रिटिश म्यूजियम लाया जाना था। लेकिन तवज्जो फरमाएं सर जी, जितना अरसा भी इस दौरान शैले इंग्लैंड में रहा है वो कभी ब्रिटिश म्यूजियम गया ही नहीं था। इस मुजस्मे को देखने के लिए वो कभी ब्रिटिश म्यूजियम गया भी नहीं, बस उसको इंस्पायर करने के लिए वही खबर ही काफी थी मुजस्मे के बारे में जो अखबारात में गर्दिश कर रही थी। तो ये सारी जो हम पोएम पढ़ने लगे हैं ये उसके अपने तखय्युल की कहानी है, उसके अपने तखय्युल की पैदावार। अब हम बात करेंगे इस पोएम के मैसेज की। क्या इसके थ्रू पोएट पी.बी. शैले हमें मैसेज क्या देना चाह रहा है? सबसे पहला जो इस पोएम का जो मैसेज है, जो मॉरल लेसन है, वो मॉर्टलिटी ऑफ मैन है एंड फ्लीटिंग नेचर ऑफ द पावर ऑफ पॉलिटिकल फिगर्स। मैन इज मॉर्टल, इंसान इस दुनिया में इसका जो टाइम पीरियड है वो शॉर्ट है, वो ब्रीफ है। एवरीथिंग इज द विक्टिम ऑफ ट्रांजिएंस एंड चेंज एंड मॉर्टलिटी एंड फ्लीटिंग नेचर ऑफ द पावर ऑफ पॉलिटिकल फिगर्स। आप देखें इस पोएम का थीम देखें, जैसे कि मैंने कहा था इस पोएम के अंदर वो हेट्रेड शो करता है अगेंस्ट मोनार्की एंड टिरनी, जो जुल्म है, बादशाहत है, उसके खिलाफ। तो यहां पर भी बात वही आ गई, पॉलिटिकल फिगर्स की बात आ गई कि पॉलिटिकल फिगर्स कैसे अपने आप को सुपीरियर कंसीडर करने लग जाते हैं व्हेन दे आर इन पावर, हाउ दे स्टार्ट कंसीडरिंग देमसेल्व्स टू बी अबव ऑल द अदर क्रिएचर एंड मैसेज। दूसरी जो अवाम होती है, दूसरे जो लोग होते हैं, अपने आप को उनसे बालातर समझते हैं। लेकिन जो वक्त की तेज रफ्तारी है, लेकिन द क्रशिंग प्रेशर ऑफ टाइम जो होता है, इट एलिमिनेट्स, इट रिमूव्स ईच एंड एवरीथिंग। सो जब हर चीज ने खत्म हो जाना है, जब हर चीज ने फना हो जाना है, तो कैसा फख्र, कैसा गुरूर और कैसी सुपीरियरिटी। तो एक इस पोएम का जो थीम है वो मॉर्टेलिटी ऑफ मैन बनता है एंड फ्लीटिंग नेचर ऑफ द पावर ऑफ द पॉलिटिकल फिगर्स है। सेकंड जो हमारा थीम है इस पोएम का, सेकंड जो हमारा मैसेज है इस पोएम का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या? लाइफ इज शॉर्ट, आर्ट इज लॉन्ग। जिंदगी बड़ी मुख्तसर सी है और जो आर्ट है वो ड्यूरेबल है, वो काफी देर तक बाकी रहने वाला है। ओज़िमैंडियस का ख्याल था कि अगर मैं बहुत बड़ा मुजस्मा अपना बनवा लूं और उसके नीचे ये भी लिखवा लूं कि मैं बादशाहों का बादशाह हूं, ए अजीम लोगो, जितने भी ताकतवर लोगो, मेरे कारनामों की तरफ देखो और मायूस हो जाओ। अगर मैं ये मुजस्मा अपना बनवा लूं तो शायद दुनिया तक तो रहती दुनिया तक मेरा जो रोब और दबदबा है वो बाकी रह जाएगा। मगर शूमिए किस्मत और वक्त की सितम जरीफी देखिए कि इस इंसान के मुजस्मे का सर टूटकर अपने ही कदमों में टूटकर दफन हुआ पड़ा है।
तो इससे बड़ा जीवाल क्या होगा। तो ओzymandias में शैली ये बताना चाहता है कि इस जीवाल को लिखा किसने, उस बंदे का मुजस्मा जिसने वो बनाया वो एक आर्टिस्ट था। यानी ओzymandias का मुजस्मा जिस बंदे ने बनाया वो एक आर्टिस्ट था। अब आर्टिस्ट तो मर गया लेकिन उसका जो आर्ट है वो बाकी है। सेकेंडली, इसको डिस्क्राइब करने के लिए जिस टूल का सोर्स इस्तेमाल किया गया यानी दैट इज लैंग्वेज, और वो टूल क्या है सर जी, वो लैंग्वेज है। तो शैली बताना ये चाहता है कि सारी चीजें बहुत जल्द खत्म हो जाती हैं, और अगर कोई चीज ज्यादा देर तक चलने वाली है तो वो लैंग्वेज है और आर्ट है। मैं रिवाइज करता हूं अपनी इस बात को एक सेंटेंस के अंदर। लाइफ क्या थी, आर्टिस्ट था। लाइफ क्या थी, ओzymandias था। अब आर्टिस्ट भी खत्म, और इवन कि वो जो ओzymandias है किंग, वो भी खत्म हो गया। उनकी लाइफ बिल्कुल शॉर्ट थी। अब लॉन्ग क्या है, मुजस्मा जो कि अभी तक भी बाकी बचा हुआ है। तो हमने इस बात से कंक्लूजन लिया कि लाइफ इज शॉर्ट एंड आर्ट इज लॉन्ग। अगला जो हमारा पॉइंट है, वैल्यूलेसनेस ऑफ मैन्स ह्यूब्रिस एंड प्राइड इन हिज अचीवमेंट्स। इंसान कुछ कामयाबी हासिल कर लेता है, जब कोई अचीवमेंट्स हासिल कर लेता है वो ह्यूब्रिस का शिकार हो जाता है सर जी, वो प्राइड का शिकार हो जाता है अपनी महसूलात पर, अपनी अचीवमेंट्स पर। आप देखिए शेख सादी कहते हैं कि इंसान खाक से बना है, और अगर उसके अंदर खाक सारी नहीं है तो वो इंसान भी नहीं है। जब हर चीज ने खत्म ही हो जाना है, जब हर चीज ने मर ही जाना है, जब हर चीज ने एलिमिनेट ही हो जाना है, तो फिर कैसा गुरूर, कैसा घमंड और कैसा फख्र। इस पॉइंट का हमारा इंपॉर्टेंट थीम है। डाउनफॉल ऑफ द ग्रेटर सिविलाइजेशंस। कितनी सदियां गुजर गई, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, कितने कितने बड़े बड़े लोग आए, कितनी कितनी अजीम हस्तियां आई, और कितनी बड़ी बड़ी civilizations आई, बट विद द क्रशिंग प्रेशर ऑफ ईयर्स एवरीथिंग वाज डिस्ट्रॉयड, एवरीथिंग वाज एलिमिनेटेड। जिस जगह पे हम रह रहे हैं, पता नहीं आज से 1000 साल पहले, 100 साल पहले पता नहीं कौन यहाँ पर रह रहे होंगे, और उसके बाद यहाँ से नई से नई जनरेशन आते चली गई। सो फ्लीटिंग नेचर ऑफ मैन है, डाउनफॉल ऑफ द ग्रेटर सिविलाइजेशन एंड कल्चर्स है। ये इस पोएम के हमारे मेन मैसेजेस हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप जरा ये मुलाहिजा फरमा लें सर। पब्लिश इन 1818 में 1818 में ये पोएम ओzymandias पब्लिश हुई। शैले रोड द पोएम इन अ फ्रेंडली कंपटीशन, जैसे कि मैंने आपसे थोड़ी देर पहले अर्ज की भी थी, विद हिज फ्रेंडली एंड फेलो पोएट होरेस स्मिथ हु आल्सो रोड अ सोनेट ऑन द सेम टॉपिक विद द सेम टाइटल। एक तरफ पीबी शैले की पोएम है, और दूसरी तरफ होरेस स्मिथ की पोएम है। यहां पर आप देख सकते हैं सर, ये पीबी शैले की पोएम जो कि हम पढ़ने लगे हैं, जो हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है, और ये होरेस स्मिथ्स ओzymandias है। पहले ये लिखा गया था, उसके बाद उसके फ्रेंडली कंपटीशन में पीबी शैले ने ये पोएम लिखी थी। इसको आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ भी सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि हु वाज रामेसिस सेकंड। जैसे कि मैंने यहां पर रामेसिस सेकंड की यहां पर उसको डिफाइन कर दिया। रामेसिस II और ओzymandias वाज एन इजिप्शियन फेरो था। इजिप्ट के यानी मिस्र का बादशाह था। ही वॉज अ मिलिट्री कंकरर एंड ग्रेट बिल्डर। वो एक मिलिट्री कंकर भी था और एक ग्रेट बिल्डर भी था, वो फाते भी था। ही वॉज फुल ऑफ ह्यूब्रिस एंड प्राइड। वो उस वक्त गुरूर और घमंड का वो शिकार था। आखिर हो क्यों ना हो, देखे ना उस वक्त की एज, अहराम मिस्र की बात करें, और उस वक्त जो उसकी जो स्टेट थी, जो मिस्र था, वो मीठे पानी के लिहाज से दरियाए नील साथ बह रहा है, जरखेजी के लिहाज से बाकी तमाम स्टेट से वो सुपीरियर था। टेक्नोलॉजी के लिहाज से आप देखें, अभी तक भी जो हमारी साइंस है उसको डी कोड नहीं कर सकी अहराम मिस्र को। टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस होगी। बल्कि मैं एक जगह देख रहा था, एक जगह पढ़ रहा था कि कुछ अर्सा पहले कि यहाँ पर मिस्र के अंदर एक स्वॉर्ड है या इस किस्म का कोई टूल था, तो उस पर तहकीक की गई, जो कि आर्कियोलॉजिस्ट ने, ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ने उसको फाइंड आउट किया, तो उस पर तहकीक की गई कि ये बना कौन सी मेटल का है। तो बाद में पता चला कि ये शहाब साकिब का बना हुआ है, ये टूटे हुए सितारे का बना हुआ है। तो आप खुद अंदाजा लगाएं उस वक्त ये लोग कितने एडवांस थे, टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस थी, जरखेजी उनके यहाँ कितनी एडवांस थी। एंड डेफिनेटली जब इंसान के पास इतना कुछ होता है, जब एक इंसान के पास इतना कुछ होता है, ही इज स्वोलन विद प्राइड। दिस इज व्हाई हिज पिक्चर रामेसिस II इन द फॉर्म ऑफ ओzymandias, उसकी जो पिक्चर दिखाई गई है वो भी सर हमें ही इज स्वोलन विद प्राइड, वो गुरूर की, घमंड की दिखाई गई है। यहां पर अगली स्लाइड में मैंने इनको चंद अल्फाज के अंदर पोएम को मैंने समराइज भी किया हुआ है। द पोएम इज अबाउट अ ब्रोकन स्टैचू ऑफ किंग ओzymandias। द स्टोरी ऑफ अ ब्रोकन स्टैचू इज टोल्ड थ्रू द माउथ पीस। हाँ, खुद डायरेक्टली जो पोएट है वो एड्रेस नहीं करता, बल्कि अपने माउथ पीस
के जरिए हम तक स्टोरी डिलीवर करता है। द माउथ पीस हु बिलोंग्स टू एन एंटीक लैंड, वो कहता है एंटीक लैंड से बिलोंग करने वाला है। ही टेल्स दैट द टू वास्ट लेग्स ऑफ मेड ऑफ स्टोन, जैसे कि स्टार्ट में मैंने पिक्चर दी थी। ये पोएम को पढ़ लीजिएगा, इसका थीम पढ़ लीजिएगा। मेन समरी हम पोएम के टेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ओzymandias, टेक्स्ट पढ़ते हैं जी। आई मेट अ ट्रेवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड। एंटीक का मतलब क्या होता है सर? यहां पर मैंने नीचे सिनोनिम दिए हुए हैं। ट्रेवलर आप कहते हैं वेफेयर को, वॉयेजर को, टूरिस्ट को कहते हैं। एंटीक होता है ओल्ड एजेड हिस्टोरिक। पोएट कहता है आई मेट अ ट्रेवलर फ्रॉम एंटीक लैंड, एक कदीम सरजमीन से बिलोंग करने वाले से ताल्लुक रखने वाले मुसाफिर से, सयाह से मेरी एक मुलाकात हुई। और उस सयाह ने क्या बताया, उसकी बात को कोट कर रहा है। और उस सयाह ने, उस ट्रेवलर ने कहा कि टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन, पत्थर की बनी हुई दो बड़ी बड़ी बेधड़ टांगे। बेटा ट्रंकलेस आप कहते होते हैं विदाउट द मेन पार्ट ऑफ द बॉडी। जिस तरीके से यहां पर आप स्ट्रक्चर देख लेते हैं, देख रहे हैं। टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन स्टैंड इन द डेजर्ट, सहरा में खड़ी हुई हैं। नियर देम ऑन द सैंड, और उनके करीब सैंड पर। हाफ संक, आधा डूबा हुआ। शैटर्ड, शैटर्ड आप ब्रोकन को कहते होते हैं। डिवेस्टेटेड या क्रस्ट को कहते होते हैं। विजेज लाइज, शिकस्ता उसका चेहरा नीचे पड़ा हुआ है। विजेज को आप क्या बोलते हैं? आप फेस कहते होते हैं या लुक कहते होते हैं, काउंटिनेंस भी कहते होते हैं। अच्छा, अब एक चीज यहां पर हम यहां पे जो पोएट ने टेक्निक इस्तेमाल की है फिगर ऑफ स्पीच, हम वो भी डिस्कस करेंगे। और जो है इंजैममेंट, द पोएट हैज मेड यूज ऑफ इंजैममेंट ओवर हियर। अब इंजैममेंट होती क्या है बेटा? यहां पर ऊपर देखिए जरा, बेटा यहां पर ऊपर देखिए जरा, यहां पर मैंने डिफाइन किया हुआ ए थॉट और अ सेंस इन पोएट्री दैट डज नॉट एंड एट द लाइन ब्रेक बट मूव्स ऑन टू द नेक्स्ट लाइन। टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन स्टैंड इन द डेजर्ट नियर देम। अब जो एक आइडिया है वो एक ही लाइन पे खत्म नहीं हुआ, बल्कि उससे नेक्स्ट लाइन पे आ गया, बल्कि उससे नेक्स्ट लाइन पे आ गया। जब एक आइडिया एक ही लाइन में ना खत्म ना हो, बल्कि अगली लाइन में, पोएट्री की नेक्स्ट लाइन में मूव ऑन हो जाए, तो हम कहते होते हैं कि पोएट ने इंजैममेंट यूज की है। तो जी क्या हुआ जी? उसने बता दिया कि दो बड़ी बड़ी बेधड़ टांगे सहरा के अंदर, ट्रेवलर ने कहा, वहां पर खड़ी हुई हैं। हाफ संक अ शैटर्ड विजेज लाइज, और विजेज के ऊपर क्या है सर? विजेज के ऊपर क्या है? फ्राउन है, माथे पर बल हैं, जो कि ओzymandias की पिक्चर बयान करते हैं कि हाउ एरोगेंट ही वॉज। एंड रिंकल लिप, और फिर रिंकल लिप है। और रिंकल लिप क्या शो करता है? जो वक्त का जो स्मैशिंग इफेक्ट है उसको शो करता है। और फिर उसके विजेज के ऊपर एक और फीलिंग आती है, क्या है? एंड स्नीयर ऑफ कोल्ड कमांड, जालिमाना, तहक्केमाना नफरत। स्नीयर आप किसको बोलते हैं? नफरत को कहते हैं। कोल्ड आप अनफ्रेंडली को कहते होते हैं। कमांड आप तहक्केमाना को कहते होते हैं कि वो बिल्कुल ही जाबिराना था, वो तहक्केमाना था, कमांडिंग अथॉरिटी थी। चेहरे से ही ये सारे के सारे उसके फीलिंग्स को हम अंदाजा लगा सकते हैं। और जब हम इसके विजेज को देखते हैं तो दिस विजेज और ऑल इट्स एक्सप्रेशंस टेल, ये सारी चीजें मिलकर बताते हैं। द पोएट पेज हिज हाईएस्ट एक्कोलेड टू द स्कल्प्टर, एप्रिशिएट करता है स्कल्प्टर यानी मुजस्मा साज की काविशों को। टेल दैट इट्स स्कल्प्टर वेल दोज पैशंस दैट, कि किस तरीके से मुजस्मा साज ने बादशाह के जज्बात को पढ़ा, और पढ़ने के बाद स्टैम्प्ड ऑन दीज लाइफलेस थिंग्स, यानी पत्थरों पर उनको ऐसा कुंदा कर दिया गया कि वो जो उसका आर्ट है वो अभी तक भी बाकी बचा हुआ है, विच येट सर्वाइव। और उस पोएट का जो आर्ट, किंग की फीलिंग्स और उसका इमोशंस, उसकी पर्सनालिटी के जो इम्प्लीकेशंस हैं वो अभी भी मौजूद हैं। और फिर दी हैंड दैट मॉक्ड, और फिर उसके अंदर जो गुरूर था, एंड द हर्ट दैट फेड, और उसका दिल जो गुरूर से भरा हुआ था, वो सारे के सारे इमोशंस आर्टिस्ट ने उठाए, स्कल्प्टर ने उठाए, और स्कल्पचर यानी स्टैचू के ऊपर उसने इम्प्रिंट कर दिए। यहां पर मैंने इस जो लाइंस हैं इनके मैंने मेन आइडियाज भी दे दिए। विजेज ऑफ द स्टैचू, मैनिफेस्टेशन ऑफ द किंग्स पर्सनालिटी। ओzymandias क्या हम कंक्लूड करते हैं? वो क्रूअल था, कैलस था, मॉकिंग टुवर्ड्स हिज सब्जेक्ट्स, अपनी रियाया की तरफ हमेशा उनको नफरत से देखता था। एप्रिसिएशन ऑफ द स्कल्प्टर को भी अप्रिशिएट करते जैसे मैंने कहा। और नाइस वर्क, नाइसली डन आफ्टर थॉरो ऑब्जर्वेशन ऑफ द किंग्स पर्सनालिटी, ये फिर वही
जो स्कल्प्टर है उसकी एप्रिसिएशन में बात की गई है। एंड ऑन द पेडिस्टल, लो जी उसके निचले हिस्से की तरफ आ जाता है। एंड ऑन द पेडिस्टल दीज वर्ड्स अपीयर, और उसके पेडिस्टल पर, जिस पर वो जो लेग्स खड़ी हुई हैं, उसके पायदान पर ये अल्फाज कुंदा हैं, माई नेम इज ओजीमैंडियस किंग ऑफ किंग्स, मेरा नाम ओजीमैंडियस है, मैं बादशाहों का बादशाह, लुक ऑन माई वर्क्स। इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज किया गया है, जैसे किंग ओजीमैंडियस ने खुद अपने अल्फाज यहां पर इम्प्रिंट करवाए कि मेरे अल्फाज ये लिखो और दावत दो तमाम के तमाम ताकतवर से ताकतवर लोगों को, और उन्हें कहो कि आएं और मेरे कामों की तरफ देखें। दैट ही हैड रीच्ड सच एन अपेक्स ऑफ ग्लोरी एंड डिग्निटी एंड अचीवमेंट्स दैट नोबडी अदर कैन एवर डेयर रीच देम, कि कभी भी कोई और आदमी इस हाइट तक, इस बुलंदी तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन सर, द आयरनी ऑफ टाइम रिडिक्यूल्स हिम। पोइट ने कितना खूबसूरत एक मर्तबा, इतना जैसे उसने फख्र, गुरूर, बुलंदी, कामयाबी, ग्रेस, डिग्निटी, सारी बुलंदियों को छूने के बाद सिर्फ एक सेंटेंस लिख दिया, और वो एक सेंटेंस क्या है सर? नथिंग बिसाइड रिमेन्स, कुछ भी बाकी नहीं रहा, अब खत्म हो जाता है हर चीज। दिस इज अ शिफ्ट, ये शिफ्ट है सर। कहां से शिफ्ट है? फ्रॉम ग्लोरी टू डिसग्रेस। एब्रप्ट चेंज, यहां पर देखिए मैंने पॉइंट लिखा हुआ, एब्रप्ट चेंज एंड शिफ्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, डिग्निटी टू डिसग्रेस एंड स्काई टू सॉइल, कुछ भी बाकी नहीं रहता। राउंड द डीके ऑफ दैट कोलोसल रैक, उस तबाहाल मलबे के गिर्द, उस रोइंड, उस तबाहशुदा मलबे के गिर्द कुछ भी बाकी नहीं है, बल्कि क्या है? बाउंडलेस एंड बेयर। द लोन एंड लेवल सैंड्स, सिर्फ रेत का सहरा, चटियल सहरा दूर दूर तक फैला हुआ है, स्ट्रेच फॉर अवे। ये माइटी, यहां पर टेक्निक उसने इस्तेमाल किया जी, एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी क्या होती है? द पोएट हैज मेड यूज ऑफ द एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी क्या होती है? द राइटर एड्रेसेस समबॉडी और समथिंग नॉट प्रेजेंट, जब कोई चीज आपके सामने ना मौजूद ना हो, जब कोई चीज आपके सामने मौजूद ना हो और आप उसको कॉल कर रहे हो, ओ ट्रीज गिव मी सम ब्रेथ्स, ए दरख्तो मुझे एक सांस दे दो। तो इस वक्त हम एपोस्ट्रॉफी का यूज कर रहे होते हैं। तो इसने ये माइटी, वहां पर लोग मौजूद तो नहीं है लेकिन उनको कॉल कर रहा है, तो हमने कहा कि पोएट ने एपोस्ट्रॉफी की टेक्निक इस्तेमाल की है। कोलोसल रैक ऑक्सीमोरॉन है, कोलोसल ह्यूज को कहते होते हैं, रैक तब मलबे को कहते होते हैं, जैसे कि हमने पॉइंट नंबर फर्स्ट में भी पढ़ा है। स्वीट नॉइज, आप जानते हैं ऑक्सीमोरॉन इज अ यूनिफिकेशन ऑफ टू आइडियाज हैविंग अपोजिट मीनिंग्स, तो हम उसको ऑक्सीमोरॉन कहते होते हैं। कोलोसल रैक भी यहां पर हमारा ऑक्सीमोरॉन है। यहां पर बेटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बोर्ड एमसीक्यूज के। स्कल्प्टर का क्या एमसीक्यू क्या आंसर क्या होगा? स्कल्प्टर आप किसको बोलते हैं सर? क्या विक्टर को कहते होते हैं? बिल्कुल नहीं कहते। डिस्ट्रॉयर को कहते हैं? ट्रैवलर को कहते हैं? नहीं, हम कार्बर को कहते हैं। डीके किसको बोलते हैं आप? स्ट्रक्चर को नहीं। डिक्लाइन को बोलते हैं हम, स्टैच्यू को नहीं बोलते, बॉडी को भी नहीं कहते। कोलोसल आप ह्यूज को कहते होते हैं। मिनिएचर बेटा उसका ऑपोजिट आ जाएगा, ये भी उसका ऑपोजिट आ जाएगा, ये भी उसका ऑपोजिट आ जाएगा। ह्यूज उसका आंसर होगा। एंटीक क्या होता है? एंशिएंट होता है। एफिशिएंट नहीं होगा, एलियन नहीं होगा, प्रूडेंट नहीं होगा। विजेज किसको बोलते हैं? हम पढ़ के आए बेटे, फेस को कहते होते हैं। रैक क्या होता है? रोइन को कहते होते हैं। ब्यूटी नहीं होगी, ग्रीनरी नहीं होगी, वेजिटेशन नहीं होगी। उसके बाद फ्रॉम वेयर हैड द ट्रैवलर कम, कहां से आया था? ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेक्ट इन्फॉर्मेशन के हवाले से आ जाएगा। एंटीक लैंड से आया है। और ये उस पोएम के बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको तैयार कीजिएगा। आई होप कि आपको पोएम अच्छे तरीके से समझ आ गई। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस।